हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। विषय है सामाजिक विज्ञान और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। और जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में आपके 4 पोर्शन है, जिनमें हमने 2 पोर्शन कंप्लीट कर रखे हैं। ये तीसरा पोर्शन अभी चल रहा है आपका, और इस पोर्शन का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें चैप्टर 2 है लोकतंत्र और विविधता। ये चैप्टर आपके 4 अंकों का है। तो हमने आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए, और ये प्रश्न संख्या में 10 हैं, और ये किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा में जरूर पूछे ही जाएंगे। चाहे छोटे प्रश्न हो या बड़े प्रश्न हैं, या मल्टीपल चॉइस के रूप में है, या रिक्त स्थान के रूप में। तो इनको एक बार देख लेते हैं। 20-25 मिनट का वीडियो होगा और आपके पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो। और पहला प्रश्न लेते हैं कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को समझाइए। एक बार थोड़ा हल्का सा मैं आपको चैप्टर के बारे में ब्रीफ कर दूं कि लोकतंत्र और विविधता। यहाँ विविधता से मतलब है कि हमारे, आप जानते हो कि देश में, संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, और उनमें विविधताएं होती है अनेकों आधार पर। और अनेकों आधार पर जो विविधताएं होती है, इनको लेकर के दुनिया में अशांति का माहौल बना रहता है, आपस में लोगों में झगड़े होते रहते हैं। तो उसकी वजह से आप जानते हो अशांति का माहौल पैदा होता है। और ऐसी स्थिति अमेरिका में पैदा हुई थी। वो क्यों हुई थी, इस प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन समझाइए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं बच्चों कि जो नागरिक अधिकार आंदोलन है, इसको करने का कारण क्या है। इसको करने का कारण, मुख्य कारण ये है कि अमेरिका में आप जानते हैं कि श्वेत और अश्वेत दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। श्वेत का मतलब काले, गोरे, और अश्वेत का मतलब जो कि गोरे नहीं है, या काले लोग। इन काले लोगों को वहां पर उनके अधिकारों को लेकर के कई बार जूझना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि उन अमेरिकन में, और इनको कहा गया है, इनको नाम दिया गया एफ्रो अमेरिकन। ये जो अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं, इन्हें हम जानते हैं अफ्रो अमेरिकन के नाम से। और इन जो अफ्रो अमेरिकन लोग हैं, इनको वहां पर नस्लवाद के नाम पर भेदभाव का शिकार होना पड़ा। और इसी को लेकर के ये आंदोलन उन्होंने चलाया कि श्वेत और अश्वेत में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए, दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ये इसके बारे में देखते हैं कि अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ है, तो आपको ये बताना है कि शुरू करने वाले कौन है और कब ये शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है और चला है 1954 से लेके 1968 तक ये आंदोलन चला है। याद कर लें इसको, ये छोटा प्रश्न आ सकता है। 1954 से लेके 1968 तक चला है। किसके नेतृत्व में चला है? ये चला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका नाम है। क्या नाम है? इसको चलाने वाले कौन है? यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी प्रसिद्ध है, तो वहां उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रसिद्ध है। अगला इसमें एक लाइन आप और लिखेंगे कि है किसके बारे में, तो आप कहेंगे कि अफ्रो अमेरिकन के विरुद्ध नस्ल भेदभाव को समाप्त करना। यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि ये जो अश्वेत अमेरिकन है, इनके साथ में नस्ल के नाम पर भेदभाव किया जाता था। और इस आंदोलन का उद्देश्य एकमात्र इस भेदभाव को समाप्त करना था। इस आंदोलन की खास बात क्या है कि ये पूरा आंदोलन आपको अहिंसक रहा है, कहीं हिंसा इसमें नहीं हुई है। और इसको कराने का उद्देश्य मैंने पहले बता दिया है कि समान कानून एवं व्यवहार को लागू करवाना इसका उद्देश्य था। तो जब आपका प्रश्न है कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, तो इस प्रकार से आप 4-5 वाक्यों में समझा सकते हैं। और छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन रहे हैं। दूसरा आता है टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस का रंग भेद पर ध्यान किस प्रकार से इन्होंने दिया है, इन्होंने क्या किया। आपको पता है कि 2 खिलाड़ी थे। यहाँ मैंने ऊपर लिखा है कि मैक्सिको में 1968 में ओलंपिक गेम हुए थे। आप जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़े गेम्स है ओलंपिक। कौन से गेम है? ओलंपिक दुनिया के सबसे बड़े गेम्स है, खेलों का सबसे बड़ा आयोजन होता है। और ये हर 4 साल बाद में होता है, जिसमें कि पूरी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट करती है। देखने के हिसाब से, खेलकूद के हिसाब से पूरी दुनिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट या भागीदारी होती है। और यहाँ जो कोई चीज हो रही है तो उसका ध्यान दुनिया भर में जाएगा। यहाँ जो भी घटना होती है, इसका मतलब घटना कहाँ जा रही है?
पूरी दुनिया में उसको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो ये हुए थे मैक्सिको, एक देश है दक्षिण अमेरिका में, वहां देश है। 1968 में ओलंपिक गेम हुए थे। अब यहाँ होता क्या है बच्चों, दो खिलाड़ी, एक का नाम है टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम है जॉन कार्लोस। ये दो खिलाड़ी थे और दोनों अश्वेत खिलाड़ी थे। तो इन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया का ध्यान अश्वेतों के साथ में होने वाले बर्ताव की ओर ध्यान खींचने के लिए एक काम किया। और कौन सा काम किया है, पहले तो ये देख लेते हैं कि इन दोनों ने वहां पर ओलंपिक में मेडल जीते। और जब आप जानते हो मेडल को रिसीव करने जाते हैं तो वहाँ पोडियम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से वो खड़े होते हैं। तो जब आप ये मेडल लेने के लिए गए तो इन्होंने सबसे पहले काम किया कि दोनों ने बिना जूतों के मोजे पहनकर पुरस्कार लिए। तो ये अपने आप में एक असामान्य घटना है कि जब कोई पुरस्कार लेता है तो जूते उतार के थोड़ी लेता है। तो इन्होंने ये काम किया, दोनों ने बिना जूतों के और केवल मोजे पहन करके वहां पुरस्कार लिया। और जैसे ही पूरी दुनिया ने इनको देखा तो इनकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ। और इनकी ओर ध्यान का आकर्षित है अमेरिकन में, जो अफ्रो अमेरिकन है उनके साथ नस्ल या रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव की ओर उनका ध्यान बढ़ गया। अर्थात पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा। और ये क्या दर्शाता है, ये गरीबी को दर्शाता है कि हम लोग गरीब हैं। तो पूरी दुनिया का ध्यान वहां गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, कार्लोस ने क्या किया, कार्लोस ने काले मनकों की एक माला पहनी। माला जानते हो ना, तो उन्होंने काले जो मणि होते हैं उनकी एक माला पहनी। और ये किस लिए पहनी जाती है, ये अश्वेतों की याद दिलाती है। जो अश्वेत या काले लोग हैं उनकी याद दिलाती है। और जो स्मिथ है, स्मिथ ने गले में काला मफलर पहना। तो कार्लोस ने तो पहना काली जो मणि है उनकी माला, और स्मिथ ने क्या पहना, स्मिथ ने पहना उनके अश्वेतों को एक आत्मसम्मान या उनके गौरव का प्रतीक है, वो है काला मफलर। तो इस प्रकार से उन्होंने ये तीन एक्ट करके पूरे विश्व भर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, नस्लवाद की ओर। तो ये इनका काम था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, रजत पदक विजेता पीटर नॉर्मन ने क्या किया। अब तीन खिलाड़ी पुरस्कार ले रहे हैं, दो तो ये हो गए, स्मिथ हो गया और कार्लोस हो गया। तीसरा एक खिलाड़ी है, ये है पीटर नॉर्मन। और ये कहाँ के हैं, ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने रजत पदक जीता। आप जानते हो 3 मेडल होते हैं, गोल्ड मेडल फर्स्ट नंबर और सेकंड पे होता है रजत, और थर्ड पे होता है ब्रॉन्ज या कांस्य पदक। तो ये जो खिलाड़ी है कौन, पीटर नॉर्मन, इस खिलाड़ी ने इन दोनों खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए इसने क्या किया, इस खिलाड़ी ने किया, इसने दोनों खिलाड़ियों के समर्थन में अपनी जर्सी, जो जर्सी पहनी होती है, स्वेटर पहनी होती है, जर्सी पर एक मानवाधिकार का बिल्ला लगा लिया। यहाँ पर बिल्ला जानते हो ना, तो पूरी दुनिया ने उस बिल्ले को देखा, एक बैज लगा लिया। और ये बैज किसके बारे में था, मानव अधिकार। अर्थात ये मानव अधिकार जो इन अश्वेतों को वहां अमेरिका में नहीं मिल रहे थे, इन सबका ध्यान पूरी दुनिया की ओर ले जाने के लिए विजेता जो पीटर नॉर्मन एक खिलाड़ी है, वो ऑस्ट्रेलिया का था। इस खिलाड़ी ने भी अपने यहाँ पर एक मानवाधिकार का बैज लगाकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और इन दोनों को एक तरह से समर्थन दिया। और ये ऑस्ट्रेलियाई धावक था। कौन था, ऑस्ट्रेलियाई धावक। तो 3 प्रश्न हो गए, ये सब आने वाले हैं आपके किसी न किसी रूप में जरूर पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न है। अगला है, क्या सभी अंतर समाज में विभाजन करते हैं। छोटा सा ही प्रश्न है कि समाज में आप जानते हो कई प्रकार के भेदभाव होते हैं, कई प्रकार के अंतर होते हैं, रंग के आधार पर है, नस्ल के आधार पर है, जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, लिंग के आधार पर है। तो इस प्रकार के जो मनुष्य में अंतर होते हैं, समाज में अंतर होते हैं, क्या इन अंतरों की वजह से समाज में विभाजन होता है, सबकी वजह से। तो इसका उत्तर है नहीं। इन तीनों खिलाड़ियों को क्या कीमत चुकानी पड़ी। ये जो 3 खिलाड़ी हैं, जैसा मैंने बताया, इन्होंने पोडियम पर पुरस्कार लिया अपने मेडल्स के लिए। तो इन तीनों ने ये काम तो कर दिया कि पूरी दुनिया का ध्यान नस्लवाद की समस्या की ओर आकर्षित तो कर दिया, लेकिन इन तीनों का इसका परिणाम भुगतना पड़ा। और परिणाम क्या हुआ, हम देखते हैं कि जो ओलंपिक के रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से कोई खिलाड़ी इस प्रकार का एक्ट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इन दोनों खिलाड़ियों जो कार्लोस है और स्मिथ है, इनसे मेडल वापस ले लिए गए। क्या हुआ इनके साथ कि जो भी ओलंपिक में इनको मेडल मिले थे,
ये मेडल इस घटना के बाद में इनसे वापस ले लिए गए, क्योंकि इनकी जो बर्ताव है, व्यवहार है, इसको इनके जो कंडक्ट है उसके खिलाफ माना गया है। साथ ही साथ जो तीसरा खिलाड़ी है पीटर नॉर्मन, उसको क्या किया गया, उसके साथ क्या किया गया, तो उसके साथ में अगले जो ओलंपिक हुए उन गेम्स में उसको ऑस्ट्रेलिया ने मौका ही नहीं दिया, उस टीम में सम्मिलित ही नहीं किया। तो इस प्रकार से तीनों खिलाड़ियों को अपने इस एक्ट के लिए, जो इन्होंने कृत्य किया, इस काम के लिए पनिश किया गया, उनको दंड मिला। लेकिन ये अपने काम में तीनों सफल हो गए। बच्चों किस प्रकार से, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे विश्व का ध्यान इस ज्वलंत समस्या जो नस्लवाद की थी, जो अफ्रो अमेरिकन के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था, उनका ध्यान उन्होंने खींच लिया। यद्यपि उनके जो मेडल्स थे वापस ले लिए गए या वो टीम में नहीं लिया गया, ये पनिशमेंट उनको मिला ही मिला। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति, ये जो सामाजिक विभाजन होते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, गरीब अमीरी के आधार पर, तो इनका राजनीति का परिणाम एक मतलब किस प्रकार से राजनीति पर निर्भर है। तो आप जानते हो समाज में जितने विभाजन होते हैं तो राजनीति चलती है, वोटों से चलती है, मतदान से चलती है। और राजनीति में जो दल राजनीति करते हैं उनका बच्चों मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मात्रा में वोट प्राप्त करना और अपनी सरकार बनाना। तो राजनीति में जो लोग होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वे क्या करते हैं कि समाज में जो विभाजन है, विभाजन ना जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, या महिला पुरुष के आधार पर है, तो इन सब के वोट लेने के लिए वे किसी न्याय और अन्याय को ध्यान में नहीं रखते हुए केवल और केवल वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी एक समाज का अन्यायोचित या असंवैधानिक ढंग से उनका साथ देते हैं और उसकी वजह से समाज में और विभाजन बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार से उसका उत्तर है कि किस प्रकार से सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम इन पर निर्भर है। साथ साथ में तीन और मुख्य चीज है, वो कौन सी चीज है, ये तीन परिणाम कौन से हैं, तो तीन परिणाम ये होते हैं। कौन से, एक तो ये परिणाम होता है कि व्यक्ति है, व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। कई बार व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊपर मान लेता है कि मैं हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, सब बाकी मेरे अधीन है या छोटे हैं, और सबसे सुप्रीम कौन है, मैं हूं। तो पहला इसका कारण है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह। हर व्यक्ति देखता है कि मेरी पहचान हो, मैं प्रसिद्ध हूं, एक तो ये इसका है। दूसरा क्या है, राजनीतिक दलों की मांगे, जो राजनीतिक दल हैं उनकी मांगे भी सामाजिक विभाजन को प्रभावित करती है, जैसे मैंने बताया। और ऐसे ही जो सरकार उसमें है, उस सरकार का दृष्टिकोण भी क्या है, समाज में जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं, विभाजन के कारण है, उनके साथ में जो सरकार है वो किस प्रकार से व्यवहार करती है, उनको बढ़ावा देती है या उनको घटाने का प्रयास करती है। तो इस तीन इसके परिणाम हो गए जो इन पर निर्भर हैं। दोबारा और देख लिए, पहला है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण है, क्या है, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण ये है कि अपने आप को वह सुप्रीम या सबसे ऊपर स्थापित करना चाहता है, अपने आप प्रसिद्ध होना चाहता है, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं है। यदि इस प्रकार की भावना आती है तो समाज में विभाजन हो जाना जरूरी है। दूसरा है राजनीतिक दलों की मांगे, यदि उनकी मांग सही नहीं है तो भी समाज विभाजन बढ़ेगा। और ऐसे यदि सरकार है, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उनका भी दृष्टिकोण या उनकी सोच सही नहीं है तो ये समाज में विभाजन को और गहरा कर सकती है। सातवां प्रश्न है सामाजिक विभाजन किस प्रकार राजनीति से अंतर संबंधित है। ये प्रश्न आपके आने वाला है कि किस प्रकार से जो सामाजिक विभाजन है, समाज में भेद है, असमानता है, उसको राजनीति किस प्रकार से और गहरा करती है, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर क्या है, आप सब जानते हैं, जैसे मैंने उत्तर ऊपर वाले में बताया है कि यदि जो राजनेता हैं उनको अपनी सरकार बनानी है, उनको जीतना है, उनको अधिक से अधिक वोट लेने पड़ेंगे, और वोट लेने के लिए जब भी वो प्रचार में जाते हैं तो समाज में जो विभिन्न तबके के लोग हैं, सामाजिक क्लास हैं, उनका और विभिन्न प्रकार की असमानताएं जाति, धर्म और अन्य के आधार पर, तो ये लोग चुनाव प्रचार में उनको अपना समर्थन देते हैं। और किस आधार पर, कि चाहे न्यायोचित हो या अन्यायोचित हो, उनमें आपस में दो समाज हैं, उनमें आपस में गहरी खाई पैदा करते हैं, किसी एक को असंवैधानिक या अन्यायोचित ढंग से समर्थन देने की वजह से।
यदि ये न्यायोचित और संविधान के दायरे में रह करके आप चुनाव प्रचार करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन समाज में 2 या 3 जो विभाजन के कारण बने हैं, जाति है, धर्म है, नस्ल है, गरीबी है, अमीरी है, तो इस आधार पर हम किसी एक पक्ष का समर्थन लेंगे तो आप जानते हैं कि स्वाभाविक है कि दूसरा पक्ष जरूर नाराज होगा, और नाराज होने का मतलब है कि दोनों के बीच में विरोध पैदा होगा और ये खाई विभाजन की और गहरी होती जाएगी। तो इस प्रकार से जो राजनीति है या राजनीति है इस विभाजन को बढ़ाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है अश्वेत शक्ति आंदोलन। ये देखो एक और चीज आती है इसके अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमने ऊपर देखा कि मार्टिन लूथर किंग ने अपना ये आंदोलन चलाया था नागरिक अधिकारों के लिए अमेरिका में, लेकिन इसमें एक और ऐसी विंग या ऐसा सेक्शन आ गया है जिसने अश्वेत शक्ति आंदोलन चलाया था। अब ये है क्या? बहुत ही आसान चीज है कि कई अमेरिकन्स, एफ्रो अमेरिकन्स जो अश्वेत थे, उनका ये मानना था कि ये आंदोलन केवल शांतिपूर्ण, हम इसके अंजाम पर पहुंचने वाले नहीं है। यदि हमें इस हमारा जो अधिकार है, समान अधिकारों की बात करते हैं, हमें इसको प्राप्त करना है तो हमें इसके लिए हिंसा का भी सहारा लेना पड़ेगा। मुख्य चीज यही है कि कुछ अश्वेतों ने ये सोचा कि हमें नस्लवाद को खत्म करवाना है, अमेरिका में हमारे अधिकारों को लेना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा कि लड़ाई लड़नी पड़े, खून खराबे भी हो या हिंसा भी करनी पड़े, मारपीट भी करनी पड़े, तो ये गलत नहीं होगी उनके हिसाब से। इन्होंने इसको सही माना, वैध माना, और इसी को इनाम दिया गया है अश्वेत शक्ति आंदोलन। ये चलाया 1966 से लेके 1975 तक अमेरिका में नस्लवाद को मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना इसका उद्देश्य था। और इन्होंने इसको सही माना है, गलत माना है? इन्होंने इसको बिल्कुल सही माना है कि हमें नस्लवाद को खत्म करना है तो हिंसा का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। यह है अश्वेत शक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न है कि समरूप समाज किसे कहते हैं? समरूप का मतलब हो सम्मानित, बराबर, ऐसा समाज जो बराबर हो, किसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई विभाजन नहीं हो, तो ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे समरूप समाज। और ये किस आधार पर होता है? ऐसा समाज जिसमें जाति है, जाति के आधार पर कोई अलग नहीं है, जातियां अलग अलग हो सकती है लेकिन समाज में उनको एक ही नजरिए या बराबर हिसाब से देखा जाएगा। ऐसे सामुदायिक है, सामुदाय का ना कौन से समुदाय का है, धर्म के आधार पर है, और ऐसे सांस्कृतिक आधार पर उनकी भाषा है, उनकी बोली है, उनका पहनावा है, उनकी जीवन शैली है, ये जो तरीके हैं, इन तरीकों में यदि मान लो भेदभाव या वो तो है, लेकिन इसको समाज में अपन विभाजन का कारण नहीं माने। और यदि ऐसा समाज में सब लोग इतने सारे ये भेदभाव या आप कह सकते हैं अंतर होने के बावजूद भी यदि एक रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सबको समान अधिकार मिलते हैं, तो इस समाज को क्या कहा है बच्चों? इसको कहा है समरूप समाज। बहुत आसान है कि ऐसा समाज जिसमें सब लोग बराबर हो, किसी प्रकार का जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग के आधार पर भेद नहीं हो। एक प्रश्न है एफ्रो अमेरिकन कौन थे? ये हालांकि पहला प्रश्न होना चाहिए, मेरे बाद में आ गया है। ये पूरे पाठ की ध्येय या जड़ यहीं पर है कि अफ्रो अमेरिकन कौन है, ये प्रश्न आने वाला है। तो अमेरिका का मतलब तो है कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ये तो हो गया अमेरिकन। और ये लोग कौन है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका मतलब है शॉर्ट में है, जो अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे लोग थे उनको अफ्रीका से अमेरिका में ले जाया गया। कब? 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य में इन लोगों को वहां ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? उनको वहां काम करवाने के लिए गुलाम बना करके वहां ले जाया गया। और ये लोग या उनकी जो संतति या जो संतानें पैदा हुई है जो कि अश्वेत थी, इन्हीं को नाम दिया गया एफ्रो अमेरिकन। तो देख लें, ऐसे लोग जो अश्वेत अमेरिकन हैं जिन्हें 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिका में गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाया गया। तो ये लोग कौन है? ये है अफ्रो अमेरिकन। और इन्हीं के साथ में नस्लवाद के नाम पर भेदभाव किया गया था। और
ये तो यहाँ आपके प्रश्न समाप्त हो गए। कुछ एक दो चीजें मैंने और ली है, वो कौन सी है कि आप जानते हो कि जो ईसाई धर्म है उसमें दो पंथ हैं, एक का नाम है रोमन कैथोलिक और एक दूसरा कौन सा है, प्रोटेस्टेंट। मतलब एक ही धर्म है ईसाई धर्म और इसमें दो भाग हैं, एक का नाम है रोमन कैथोलिक याद कर लें और दूसरे का नाम है प्रोटेस्टेंट। तो जो रोमन कैथोलिक है वो है उत्तर आयरलैंड में, जो प्रोटेस्टेंट है वो है ब्रिटेन में। ये प्रश्न आपके आ सकता है और इनको लेकर के ब्रिटेन में संघर्ष चलता रहा है और ये संघर्ष 1998 में आकर के खत्म हुआ है। ठीक है, और ये समझौता किसमें हुआ है, ब्रिटेन और जो वहां के नेशनलिस्ट लोग हैं उनके बीच में ये समझौता हुआ है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये जो चैप्टर है लोकतंत्र और विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा में किसी न किसी रूप में जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ आने वाला नहीं है। आपसे आग्रह है कि इसको आप इतना जरूर याद कर लें और इस संबंध में आपके जो सुझाव है हमें दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और इस चैप्टर को आप 20 मिनट का वीडियो इसको देख करके आप आसानी से इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।